हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज क्वेटा धमाके के हवाले से। क्वेटा एक बार फिर दहशतगर्दी का शिकार बना है और इस बार मसीही बरादरी निशाना बनी है। कल 16 दिसंबर था जब पूरी कौम दो सानेहात का मातम मना रही थी और ये उम्मीद कर रही थी कि आइंदा इस किस्म का कोई वाकया रूनुमा नहीं होगा। लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की रियासत को एक रियलिटी चेक मिल गया। क्वेटा में आज दहशतगर्दी हुई और ऐसे मौके पे कि जब आज इतवार था और एक चर्च को निशाना बनाया गया। क्रिसमस की दुआया तकरीबात, संडे की दुआया तकरीबात वहां पर जारी थी और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 9 अफराद शहीद हैं जबकि 45 अफराद जख्मी हैं और इस हमले की जिम्मेदारी इस वक्त तक अपेरेंटली दाइश ने कबूल कर रखी है। इस साल ये क्वेटा में होने वाला दहशतगर्दी का कोई पहला बड़ा वाकया नहीं है। क्वेटा में छोटे बड़े बल्कि पूरे बलोचिस्तान में सिर्फ एक साल के दौरान छोटे बड़े 280 वाकयात हो चुके हैं जिनमें 250 से ज्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इससे पहले 9 नवंबर को डीआईजी हामिद शकील साहब और 15 नवंबर को एसपी मोहम्मद इलियास जो कि पुलिस के हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी इसी किस्म के दहशतगर्दी के वाकयात में अपनी जानें गंवा चुके हैं। आज एक बार फिर हमेशा की तरह सिविल और अस्करी क़यादत ने इन धमाकों की, इन वाकयात की मजम्मत तो की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मजम्मत ही रहेगी या वाकई इसका कोई सद्देबाब भी किया जाएगा। सवाल ये भी पैदा होता है कि वो 20 निकाती नेशनल एक्शन प्लान आखिर कहां गया जिसका मातम कल 16 दिसंबर के मौके पर भी किया गया। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्यों नेक्टा को उस तरह से फाल नहीं किया जा सका, उसके फंड्स रिलीज नहीं किए जा सके। सवाल यह भी है कि क्वेटा शहर में जहां पर जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके हैं, आखिर दहशतगर्दों के लिए इतना आसान क्यों हो चुका है कि वो किसी भी किस्म का असलहा बारूद लेके दंदनाते हुए शहर के किसी भी इलाके में पहुंच जाएं। और यह इलाका जहां पे आज दहशतगर्दी हुई है ये क्वेटा शहर का कोई ऐसा वैसा इलाका नहीं है, ये रेड जोन से सिर्फ 300 गज के वाक़े पर जगह पर मौजूद है। यहां से सिर्फ 300 गज दूर वज़ीर-ए-आला हाउस है, गवर्नर हाउस है, दीगर अहम सरकारी इमारत हैं। दाइश ने जिम्मेदारी तो इसकी कबूल कर ली है और हमारी रियासत, हमारी हुकूमत मुसलसल दाइश की मौजूदगी से इनकारी है और कहती है कि ये इक्का दुक्का वाकयात हैं, चंद इक्का दुक्का लोगों के जो दाइश के साथ अपनी एफिलिएशन दिखाते हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 19 सितंबर को वो सेनेट की कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग दे रहे हैं डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ। जाहिर है वहां पर भी ये सूरत हाल सामने रखेंगे। इसी हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे, मेरे साथ हैं बलोचिस्तान के वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट क्या है, कितने शहीद हैं, कितने जख्मी हैं, ये वाकया हुआ कैसे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने हमला आवर आए थे। कुछ मुतजाद इत्तलात हैं कि 2 आए थे, कुछ थे कि 4 थे और फिर दाइश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। गरीदा बीबी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज दोपहर में हमारे एक चर्च पे हमला किया गया है। मैं बताता चलूं कि ये वही चर्च है जिस पे पिछले साल क्रिसमस मैंने भी वहां जाके अपने मसीही बरादरी के साथ मनाई थी और ये हमारा बड़ा फोकस्ड होता है इस चर्च पे क्योंकि सबसे ज्यादा रश क्वेटा में इसी चर्च में होता है और इसकी सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए जाते हैं। तो ये 2 सुसाइडल जब आए हैं तो हमारी पुलिस जो दरवाजे पे थी उन्होंने इनको इंटरसेप्ट किया है और फायर बैटल में वन ऑफ देम वाज शॉट ऑन द गेट और सेकंड को टांग पे गोली लगी जिसने अंदर घुसने की कोशिश की और वो जब अंदर घुसने में नाकाम हुआ तो उसने अपने आप को दरवाजे पे चर्च के फाड़ दिया जिससे 9 के करीब हमारे मासूम लोग जो है वो शहीद हुए इंक्लूडिंग 1 पुलिसमैन और 30 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं। उसमें से 6 क्रिटिकल है और बाकी जो है वो स्टेबल हैं। जहां तक इस कबूलियत की बात है, आपको पता है कि ये हमेशा से
बलूचिस्तान में एक फेक और फॉल्स किस्म की क्लेम्स आते रहे हैं और उसको फिर हम फर्दर वेरीफाई और रीवेरीफाई करते हैं, तो लेटर ऑन पता चलता है कि कोई और ग्रुप उसमें शामिल होता है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मर्जर भी लगता है बहुत सारे ग्रुप्स का आपस में। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह बलूचिस्तान की पुलिस ने अंदर कोई 400 के करीब लोग थे, अगर बर वक्त ये कार्रवाई ना करते तो शायद हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। आप कह रहे हैं कि 2 सुसाइडल थे क्योंकि आईजीएफसी ने कहा कि 4 लोग थे, 2 मारे गए, 2 फरार हो गए, तो जो फरार हैं उनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है आपकी तरफ? देखिए, ये बात मुझे भी कही गई और इस बात को हम इस तरह कंफर्म नहीं कर रहे हैं। जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है उसमें तो 2 ही सुसाइडल्स हैं, लेकिन क्योंकि कुछ आईनी शाहिदीन ने कहा है कि 2 और लोग भी भागे हैं, तो वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या वो फैसिलिटेटर्स थे, अटैकर्स थे या कोई इनोसेंट लोग थे। तो वो कॉर्डन हमने सारा इलाका किया था और एक सर्च और स्वीप कॉम्बिंग ऑपरेशन हमने उसी वक्त किया था टिल सनसेट। तो हम उसको देख रहे हैं उस एस्पेक्ट को भी, लेकिन वो कंफर्म नहीं किया जा सकता कि 4 थे या 2 थे। ठीक है सरफराज भाई, आई टोटली एंडोर्स, क्योंकि कोयटा हमेशा से दहशतगर्दी की फ्रंट लाइन पर है। पुलिस ऑफिशियल्स ने बहुत अपनी जानें कुर्बान की हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानें बहुत कुर्बान की हैं, बट स्टिल इतना ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात पै दर पै होना और कम से कम पिछले 2 महीनों के साथ, क्या आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं पर तो खामी है, कहीं ना कहीं तो कोताही है, कहीं ना कहीं तो नाअहली है? और इसके बावजूद कि कोयटा शहर में जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके लगे हुए हैं और जिस जगह पे आज ये हमला हुआ है वहां से रेड जोन कोई 300 गज, सिर्फ 300 गज के फासले पर है। देखिए बीबी, इस जंग को समझने की बहुत जरूरत है। जब हमारा दुश्मन एक तो बिल्कुल हमारे साथ बॉर्डरिंग एरिया में बैठा हुआ है और अक्रॉस बॉर्डर वो बड़ी फ्रीली मूवमेंट भी कर रहा है, फ्रीली अपनी एक्सरसाइजेस भी करता है, ट्रेनिंग्स भी करता है, उसको पैसे भी वाफर मिकदार में मिल रहे हैं, और फिर उसके लिए बॉर्डर क्रॉस करना भी कोई इस तरह का बॉर्डर नहीं है, पोरस बॉर्डर है, वो क्रॉस कर सकता है और वहां से आके इस तरह के अटैक्स भी कर सकता है। और नंबर 2 ये है कि ये फ्रैजिलिटीज भी आपको देखनी पड़ेंगी कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस तरह के बहुत सारे वाकयात को प्रीएम्प्टिव मैयर से रोका भी है, और वो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली वो हाईलाइट नहीं होते हैं। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। एक बंदे की शहादत, एक बंदे की जान और माल का नुकसान, मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारियों से मुबारा नहीं हो रहे हैं, लेकिन जंग की सेंसिटिविटी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुसाइडल जो डेथ सेंटेंस इज द मैक्सिमम सेंटेंस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो उस सेंटेंस को मान के हमारे पास आ रहा है। और आवर एनिमी इज इतना खतरनाक दुश्मन है कि ही प्लेज फुटबॉल विद आवर हेड्स। तो ऐसे दुश्मन से लड़ना हमने बहुत सारी कामयाब वो भी किए हैं, और इससे पहले जितने सुसाइडल्स हुए हैं बलूचिस्तान में, सवाए द लास्ट वन दैट इज टुडे एंड द सेकंड लास्ट वन, हमने वो सब अनर्थ किए हैं। उनके फैसिलिटेटर्स तक हम पहुंचे हैं, हमने उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचा दिया है जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो इंशाल्लाह ताला इस तरह के जो घिनौने वाकयात। सरफराज भाई, फिर वही मेरा सवाल है, क्योंकि आप इस इलाके की और जिस जगह को टारगेट किया गया है उसकी सेंसिटिविटी को बहुत बेहतर तौर पे आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चर्च को अटैक करना, उसको निशाना बनाना, क्रिसमस के करीब, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह का इमेज जाएगा, जिस तरह की न्यूज़ डेवलप होगी, तो वही है कि लेट्स सपोज हून रोड से अगर ये सरियाब रोड के इलाके से भी आते हैं तो इन दोनों रोड्स पे जगह जगह नाके लगे हुए हैं। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने असलहा बारूद के साथ ये आ जाएं, खुदकुश हमला आवर? और फिर जो लेटेस्ट आप लोगों ने सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट इशू किया था, हसास इमारात भी थी, सरकारी तंसीबात भी थी, बट चर्चिस वगैरह के हवाले से कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था? बिल्कुल थ्रेट अलर्ट था और स्पेसिफिक अलर्ट था चर्चेस का। तो देखें, सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी ना होती तो आज 400 लोग अंदर थे, कम से कम कैजुअलिटीज 300 प्लस होनी थी, कि उन्होंने हॉस्टेज सिचुएशन बनानी थी और हॉस्टेज बना के हमारे मासूम लोगों को मारना था, जैसा कि हमने देखा और बहुत सारी जगहों पर, जहां पर पेशावर में एक चर्च में हुआ, तो हॉस्टेज सिचुएशन बनाने का उनका प्लान था, जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम किया है, जो बलूचिस्तान की पुलिस ने नाकाम किया है। जब भी हाफ क्लास इज एम्प्टी एंड हाफ इज फिल, तो मेरी बहन जो भी आपने देखना है, फिल वाला देखना है भी, दैट इज योर चॉइस, हाफ वाला देखना है, दैट इज योर चॉइस। और सरफराज भाई, आपके नजदीक कौन से दहशतगर्द या कौन से ग्रुप इन्वॉल्व हो सकते हैं आज के वाकये में?
जी, मैं उस पर आता हूँ। मेरा एक कमेंट जरूर पिछले सवाल पे सुन लीजिएगा कि ये ज़रगून रोड जो है, इसको चारों तरफ से रोड्स लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरियाब वाला रोड लगता है, चारों तरफ से इसको रोड्स लगते हैं। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और रोजाना हजारों गाड़ियां, हजारों लाखों गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। यू कांट चेक ईच एंड एवरी व्हीकल। और जो लोग मुलविस हैं, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी कहना कबल इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई हैं, बाजार तो पिछले उनका पैटर्न देख के लगता है कि टीटीपी, लश्कर जंगवी और ये इन लोगों का नेक्सस कहीं मुझे लगता है। और अफगानिस्तान में इस तरह की खबरें भी आ रही थी, बल्कि अब तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट से ये आवाजें आ रही हैं कि जैसे हमारे पिछले डीआईजी साहब को शहीद किया गया तो उनकी पेमेंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान में हुई हैं। तो अब अफगान के पार्लियामेंट के मेंबर्स ये कह रहे हैं कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सिर्फ सरजमीन नहीं, अब उनको स्टेट पैटर्नेज भी है, तो अफगान स्टेट जो है वो भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मीर सरफराज बुख्ती साहब, वजीर दाखिला बलूचिस्तान, खासतौर पर प्रोग्राम कर रहे थे। और यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से कुछ मजीद सवालात भी उठाएंगे और पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से भी कि साबिक वजीर आजम वतन वापस आ गए हैं। वी विल डिस्कस ऑल दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए हैं और तहरीके इंसाफ चलाएंगे। इस तरह का जो इंसाफ है कि इनके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ, ये नहीं चलेगा पाकिस्तान में। और हम इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे मुल्क के अंदर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए हैं और ऐसे वक्त में वापस आए हैं जब इमरान खान साहब नाअहली से बच गए हैं और शहबाज शरीफ साहब हुदैबिया केस से बच गए हैं। वापसी पे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इंसाफ के दो तराजू नहीं हो सकते और मुल्क गिर तहरीक बराए इंसाफ चलाई जाएगी। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी लाहौर में इंसाफ मुहैया ना होने पर अपनी बेबसी का इजहार किया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि इंसाफ देने पर आला अदलिया पर कोई दबाव नहीं है और अगर दबाव होता तो हुदैबिया जैसा वाकया ना होता। लेकिन फिर भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को शिकवा है इंसाफ ना मिलने का और अब वो तहरीक के इंसाफ चलाना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब इस तहरीके इंसाफ को चलाने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि पहले वो सिविलियन बालादस्ती और वोट के एहतराम की तहरीक और एक ग्रैंड डिबेट चलाने का ऐलान भी कर चुके हैं, जिसका नतीजा वो फैजाबाद में और लाहौर के मॉल रोड में अच्छी तरह से भुगत भी सके हैं। क्या नवाज शरीफ साहब तहरीके इंसाफ चलाने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि सियासी तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने तो आज कहा है कि गीदड़ तहरीक नहीं चला सकते। इसी सारे मामले पे बात करेंगे और जाहिर है कोयटा में जो आज दहशतगर्दी हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सरबराह नेक्टा जनाब ख्वाजा खालिद फारूक साहब, कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार जनाब मुबशिर जैदी साहब, इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार जनाब मुतीउल्लाह चांद साहब, और टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार दानिश्वर जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम हजरात को। और इफ्तिखार अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी और कोयटा दहशतगर्दी के हवाले से कमेंट लेना चाहूंगी। सर, कल हम 16 दिसंबर का मातम कर रहे थे और तवक्को कर रहे थे कि अब आइंदा ऐसा कोई वाकया नहीं होगा, लेकिन आज कोयटा के वाकये ने हमें फिर से रियलिटी चेक दे दिया है। सर, कहीं तो कोताही, कहीं तो खामी, कहीं तो नाअहली हो रही होगी। सर, जब आप नेशनल एक्शन प्लान बनाएं और 3 साल तक उस पर अमल न करें, जो कवानीन आपने बनाने थे वो कवानीन न बनाएं, तो फिर ये मामला तो जारी रहेगा ना। महज कागज पे पॉइंट्स को लिख देने से तो मसाइल तय नहीं होंगे ना, जब तक हम उनकी जड़ों को नहीं काटेंगे। और जड़ों को काटने से हम डरते हैं। जब 1200 आदमी आके सड़क पे बैठ जाते हैं तो हम उनसे मसालियत कर लेते हैं और ऐसी ऐसी चीजों में मसालियत करते हैं जो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर हमने लिखी थी कि नहीं होंगी। तो फिर आप ये सवाल करके दुख ही पहुंचाते हैं ना, मुझे भी और अपने आप को भी। ये कोई रियासत चल तो नहीं रही ऐसे। किसने कहा है इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज किए जाए और क्यों किए जाए और किस बिना पे किए जाए? अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर ये वाकयात होते रहेंगे, वो अपना दबाव बढ़ाते रहेंगे अब और हम उनको स्पेस देते रहेंगे। ये आप पहले सवाल में भुगत चुके हैं
जब शुरू में वो तहरीक चली थी ना नफाज शरिया, जी, वो कुछ भी नहीं थी, एंड फाइनली आपने देखा कि वो किस हद तक गई कि पाकिस्तान की फौज को जाकर उनका मुकाबला करना पड़ा और उनको निकालना पड़ा। लेकिन फौज तो, सिक्योरिटी फोर्सेस तो अब भी मुकाबला कर रही हैं। ख्वाजा खालिद फारूक साहब, आप क्या कहेंगे, हमसे कहाँ पर कोताही हो रही है, कहाँ पर खामी रह रही है, कहाँ पे नाअहली हो रही है हमारी? देखिए, बात यह है कि दुनिया में आप देखें तो वो अपडेट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं अपनी नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। ठीक। इवन एडवांस कंट्रीज लाइक ब्रिटेन देखे या अमेरिका देखे, उन्होंने साथ साथ जो चेंजेस उनके टेररिज्म के इंसिडेंट में हुई उसके मुताबिक उन्होंने नई पॉलिसी बनाई, नई स्ट्रैटेजी बनाई। यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रैटेजी बराए नाम बनी भी थी डॉक्यूमेंट की हद तक, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई 2014 में, उसके बाद वो गायब हो गई डॉक्यूमेंट की हद तक। फिर आपने जब ये APS का जो वाक़या हुआ, दिलखराश वाक़या हुआ, उसको हम ममनून है, वैसे तो कुर्बानी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी वजह से इनको होश आया कि ये हाथ से काबू से बाहर निकल रहे हैं। उसमें फिर नेशनल एक्शन प्लान बना, उसमें जैसे इफ्तिखार साहब ने फरमाया और सबको पता है कि उसमें बहुत कम काम हुआ है, पुलिस ने भी किया है, फौज ने भी किया है, लेकिन जिस तरह ये होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसमें प्रॉब्लम ये है कि होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी, ये दोनों जब मिल के इस पे जब नेशनल एक्शन प्लान के जो फेसेट्स हैं मुख्तलिफ हैं वो काम करेंगे तो फिर ये जो है हमारा एक्सट्रीमिज्म और ये टेररिज्म पे सही प्रॉपरली कंट्रोल होगा। अब वाकयात के हवाले से तो पुलिस ने तो बहुत कुर्बानियां दी हैं। आपके कोयटा के पहले पेशावर में देखा आपने किस तरह पुलिस ने रिस्पॉन्स किया है, अपने आप को चेंज कर रही है पुलिस भी। सिमिलरली कोयटा में भी आज जो बहुत अच्छा काम दिखाया, जिससे बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ हो सकती थी, पुलिस ने कमाल वहाँ ड्यूटी जिम्मेदारी से काम किया, कांस्टेबल जो भी थे उनके ऑफिसर ने उनको ब्रीफिंग की होगी। अब उसमें देखें, लेकिन प्रॉब्लम देखें ना ऑन ग्राउंड क्या है। अब कोयटा के एक तो खैर से सारे जानते हैं बलूचिस्तान के सबसे बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन सबसे कम है, और वहाँ जो सबसे बड़ा जो इशू है वो मैं ये पुलिस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो 90% जो था वो बी एरिया था, जो कि एक डिक्टेटर ने, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको ए एरिया यानी कि जो सिविल रूल जिसमें लागू होता है पुलिस के एरिया में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि पॉलिटिशियंस को हमारे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने लेवीज के खासादार दूसरे बंदे रखने थे, और लॉ ऑफ द जंगल जो होता अपना सरदारी निज़ाम के हवाले से वो दोबारा फिर कन्वर्ट कर दिया गया। पुलिस के पास सिर्फ 10% पूरा बलूचिस्तान में जो पुलिस कंट्रोल करती है वो टोटल 10% एरिया है। अब उस 10% में भी जो है बाकी जो आप ये अभी बात हो रही थी जैसे कि जी लोग आते कैसे हैं, अंदर आते कैसे हैं, एक तो खैर बॉर्डर की तो चलो है ये बात, लेकिन उसके शहर के हवाले से भी देखें तो एक तो 8 तो उसके एंट्री एग्जिट रूट हैं, 2 उसमें बी एरिया में से आते हैं ओवरऑल, लेकिन देखें तो वहाँ 57 जो है रूट्स है एंट्री के कोयटा में, जो कि मैन नहीं हो सकते। कोयटा की पुलिस की स्ट्रेंथ है इस वक्त तकरीबन 6000, जिसमें 2-2.5 हज़ार तो सिक्योरिटी ड्यूटीज पर हर वक्त होती है, और बाकी जो है ये इसमें बाकी पर मिसलेनियस जितनी ड्यूटीज हैं। अब उसमें पुलिस ने उसके लिए बड़ी देर की डिमांड की है कि जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए कोयटा की खास तौर पर। फिर सिमिलरली उन्होंने ये सबसे बड़ा जो अहम चीज़ है, अब इंग्लैंड में भी ये देखें कि उन्होंने कोई 80 करोड़ पाउंड का सिर्फ इंसदादे दहशत गर्दी के लिए बजट रखा है सिर्फ इसके। आपने सारे फैक्ट सामने रख दिए। मुबश्शिर सैदी साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। ये आपने इफ्तिखार साहब को भी सुना, आपने खालिद फारूक साहब को भी सुना। क्या इतना ही मुश्किल रहेगा हमारे लिए दहशत गर्दी को कंट्रोल करना, या इन फैक्ट्स के साथ हम ये फैक्ट्स भी रखें कि 300 के करीब छोटे बड़े दहशत गर्दी के वाकयात हो चुके हैं सिर्फ 1 साल में पूरे बलूचिस्तान में? मुझे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है वो उन बयानात से लगती है। मसलन कल देखें हमारे वज़ीर आज़म ने बयान दे दिया कि हमने दहशत गर्दी की कमर तोड़ दी है, उसको उखाड़ के फेंक दिया है। फौज की साइड से भी ऐसे ही बयानात आते रहते हैं। तो जब वो बयान देते हैं तो नीचे तक वो ट्रिकल डाउन होकर के कंप्लेसेंसी की कैफियत आ जाती है। हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ी जंग लड़ी, में किसी ने ऐसी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अभी जॉब हाफ डन है, अभी हमने पूरी जंग जीती नहीं है, तो हमें कंप्लेसेंट होने का हमारे पास मौका नहीं है। जहाँ तक आज के जो अटैक की बात है, बहुत अच्छा काम किया फोर्सेस ने, उनको रोका भी, जैसे खालिद फारूक साहब भी कह रहे हैं और सरफराज बुख्ती ने भी कहा। मगर मसला ये है कि साथ साथ क्या आपको ये पता है कि अफ़गानिस्तान में हमारे बॉर्डर के साथ जो है दाइश का कितनी बड़ी कंसंट्रेशन हो रही है? मुझे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बताया था कि रिपोर्ट्स हैं
कि 2 से 3 दाइश के लोग जो है वो डेली बेसिस पर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, तो आप सोच सकती हैं कि कितना बड़ा ये एक हमारे लिए डेंजर बन रहा है। तो आप लोगों से कम झूठ ना बोलें, आवाम को बताएं कि हाँ ये जंग है, ये हम लड़ रहे हैं और ये अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब आप ये कह देंगे, आके बुलंद बाला दावे कर देंगे कि जी दहशतगर्दी को उखाड़ के फेंक दिया है, हमने ख़त्म कर दिया है, ऐसी कोई दावों की ज़रूरत नहीं है। वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन बोलती है। ये साल का पहला जो 6 महीने थे वो खासे बेहतर रहे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बलूचिस्तान में 5 अटैक्स हुए। उसके अलावा पेशावर में भी हमने देखा 2-3 अटैक्स हुए जिसमें AIG साहब की शहादत हुई, उसके बाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हमने दहशतगर्दी उखाड़ के फेंक दी है। झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले मैं मती साहब से भी कमेंट लेना चाहूंगी। जनाब मती साहब, क्या कहेंगे? आपने तीनों का पार्टिसिपेंट्स को भी सुना है और वाकया भी आज का सब आपके सामने है, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, हमारा जो रिस्पांस होता है हर ऐसे बड़े वाक़े के बाद, वो एक बहुत ही स्ट्रेट जैकेट किस्म का रिस्पांस है। और अगर ये सारे हम अपने रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करके जितने भी वाक़यात हुए हैं उनको चला के उन पर लगाएं, तो ये रिस्पॉन्सेस तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात पे हमारे वही रिस्पांस होते हैं, कुछ भी नहीं बदला। और इस ना बदलने की वजह से हम सबक नहीं सीख रहे। आपको याद होगा कि 16 दिसंबर का जो वाक़या है पेशावर का, उसके बाद हमने उससे कुछ सीखा नहीं, ना ही सीखने की कोशिश की। वहाँ पे तो कमीशन बना ही नहीं, अदालती कमीशन होता तो फिर कुछ हम सबक सीखते कि किस इदारे की क्या जिम्मेदारी थी, कितनी गफलत थी। इतना बड़ा सानहे के बाद हमने कुछ नहीं सीखा। और फिर जब कोयटा में 60 से ज़ायद वकला 8 अगस्त को जो सानहा हुआ उसमें 60 से ज़ायद वकला शहीद हुए, उसके ऊपर हमने अदालती कमीशन बना दिया। मगर उस अदालती कमीशन की रिपोर्ट से हमने क्या सीखा? उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने उस रिपोर्ट को ही चैलेंज कर दिया और वो उसको एक ज़ाती हमला तस्वर करके सुप्रीम कोर्ट में ले गए और उन्होंने अपने एतराज़ात उठा दिए। उस रिपोर्ट में बड़ी अहम कुछ सिफारिशात थी, रिकमेंडेशंस थी, कुछ इंकशाफात थे, उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। जस्टिस काजी फायज ईसा की इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि बलूचिस्तान की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। और खुद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार जो थे वो शिद्दत पसंद तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहे थे। हमारा वाज़ेह नैरेटिव नहीं था। बदकिस्मती से हमारी कौम जो है सिर्फ एक दहशतगर्दों के खिलाफ यकजान होके जंग नहीं लड़ रही। बड़ा अच्छा रियलिटी चेक दिया है आपने और एक ऐसे मौके पे कि जब इस रियलिटी चेक की जरूरत है। मैं आखिरी जुमला में मुकम्मल कर लूं, डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे और ये बात भी करेंगे नवाज शरीफ अपनी वापसी पे तहरीक इंसाफ चला पाएंगे कि नहीं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मतीउल्लाह जान साहब, आप बलोचिस्तान के हवाले से अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहे थे, वो कर लीजिए और फिर ये बताइए कि आपकी नजर में सियासी सूरत हाल क्या बनने जा रही है। नवाज शरीफ साहब तो वापस आ गए हैं, कहते हैं अब वो तहरीक इंसाफ चलाएंगे। जी गरीजा, मैं ये कहना चाह रहा था कि बदकिस्मती से हम दहशतगर्दों के खिलाफ बतौर एक कौम जंग नहीं लड़ रहे और बतौर एक हुकूमत जंग नहीं लड़ रहे। हर इदारा अपनी अपनी महाज खोल के बैठा हुआ है। हमारी कौम सियासी जंग भी लड़ रही है, हमारी कौम कानूनी जंग भी लड़ रही है, हमारी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ भी जंग लड़ रही है और हमारी कौम माशत के महाज पे, मईशत के महाज पे भी अपनी अपनी स्ट्रगल कर रही है। बदकिस्मती से यकजान होकर कोई पॉलिसी नहीं बन रही। इस्लामाबाद में जो इस वक्त सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क जो है इस सियासी सूरत हाल के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ यकजान होकर जंग लड़ सकता है। हमारे इदारे आपस में राब्ता नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं। नेक्टा का जो इदारा है, फारूक साहब जंग लड़ना चाहते हैं। आप तो नवाज शरीफ साहब एक नई जंग लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं इंसाफ की जंग लड़ूंगा, मैं तहरीक इंसाफ चलाऊंगा। चला पाएंगे वो मती साहब? जी, तहरीक इंसाफ से पहले तो उन्होंने एक वोट के तकद्दुस की तहरीक चलाई थी और नवाज शरीफ साहब अमूमन जो है नई तहरीक चलाने से पहले ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक तहरीक शुरू कर रखी थी, उसको किसी मंजिल पे पहुंचाए बगैर वो नई तहरीक का ऐलान कर देते हैं। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। मेरे ख्याल में असल तहरीक जो है किसी का इंसाफ की तहरीक का मसला नहीं है। जो असल मसला है वो सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात का है और हमारे यहाँ जब तक आइन की हुक्मरानी नहीं होती, मुंतखब हुक्मरानों की हुकूमत नहीं होती,
उस वक्त तक ये तहरीकें चलाना कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। उनकी अपनी हुकूमत है इस्लामाबाद में, अपना वजीर आजम है, वो किसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे? और ये सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। और अगर वो इसका जवाब नहीं दे सकते, इफ्तिखार साहब से लेते हैं ना इसका जवाब। इफ्तिखार साहब आप बताएं, नवाज शरीफ साहब तहरीक इंसाफ चला पाएंगे, जबकि इमरान खान साहब ने तो आज कह दिया है कि गीदड़ तहरीक नहीं चला सकते। पहले जो डिबेट थी उसमें छोटी सी बात मैं रिपीट करना चाहूंगा। नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात अब तक आपके प्रोग्राम में जिन खदशात का इजहार किया गया है उसका जवाब देने के लिए बनाए गए थे। सिविल मिलिट्री दोनों इकट्ठी जगह बैठे थे। पहली दफा कोर कमांडर और चीफ मिनिस्टर इकट्ठे ही मीटिंग्स कर रहे थे। पहली दफा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर इकट्ठी मीटिंगें प्रिजाइड कर रहे थे। 3 साल में हमने उसको मुकम्मल नहीं किया। ये सवाल मैं छोड़ के आपके इस सवाल की तरफ आता हूँ। नवाज शरीफ के पास स्ट्रेंथ है, गली में, मोहल्ले में और शहरों में लोग उसके साथ हैं। क्या नवाज शरीफ उन लोगों तक पहुंच पाएंगे? क्या उनको सजा हो जाएगी उससे पहले? ये देखना है। लेकिन अगर सजा होती भी है तो क्या पार्टी स्ट्रक्चर बच जाएगा? अगर पार्टी स्ट्रक्चर बच गया, वो जेल में भी हुए तो वो तहरीक चला सकते हैं। और इलेक्शन जब आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को उसका हिस्सा मिलेगा। ये अलग बात है कि इस दफा इलेक्शन के नतीजे में आने वाली पार्लियामेंट के बारे में मेरा ये तज़िया है कि वो एक हंग पार्लियामेंट होगी और उसमें किसी भी सिंगल पार्टी को इतनी अच्छी दी जाएगी कि वो अपनी मर्जी की अपना कानून साजी कर सकते हैं। इफ्तिखार साहब आपको याद है कि 2013 के इलेक्शन से पहले भी यही खदशात का इजहार किया जा रहा था कि कोई हंग पार्लियामेंट बनेगी। उस वक्त पीपल्स पार्टी की सूरत हाल जो थी और नून लीग के बारे में कोई श्योर नहीं था, लेकिन फिर एकदम से नून लीग ने वासी अक्सरियत हासिल की। देखिए, नून लीग ने जो पंजाब से अक्सरियत हासिल की है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और फिर जितने भी इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए 19 या 20 के करीब, वो सारे के सारे नून लीग में चले गए। तो उससे बिल्कुल सूरत हाल बदली। मैं ज़ाती तौर पर समझता था कि 103 104 कुल हासिल कर पाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब से, लेकिन उन्होंने तो 112 को भी क्रॉस कर लिया। और ये जो 10-12 सीटें हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि जब आप खवातीन की सीटों पर जाते हैं, जब आप टेक्नोक्रेट की सीटों पर जाते हैं, फिर दूसरे लोग जो मुतासर होते हैं इंडिपेंडेंट, वो भी आपके साथ शामिल हो गए। इस दफा ऐसा नहीं होता, वो नजर मुझे आता। यहाँ पे मेरा ख्याल है टफ कंपटीशन होगा पंजाब के अंदर बहुत। और पीपल्स पार्टी के आसफ जरदारी को हम न गलत समझें, वो कुछ ना कुछ करने के लिए फिर रहे हैं, ऐसे तो नहीं घर जाएंगे ना। ओके सर, यही पॉइंट लेके मैं जैदी साहब आपकी तरफ आऊंगी। इन पर भी कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको भी हंग पार्लियामेंट बनती रही है। और उससे पहले ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब तहरीक इंसाफ चला पाएंगे? देखिए, नवाज साहब जैसे मती ने कहा, वो पहले कुछ और तहरीक चला रहे थे, अब ये तहरीक चलाने के शुरू में देखिए उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली जो है रेलेवेंट रखना है। उन्हें किसी भी तरीके से इलेक्शन तक उनको पता है कि जो हुदैबिया है वो हुदैबिया का केस जो है ख़त्म हो गया, उसका फ़ायदा उनके भाई को हो रहा है। तो वो बीइंग द लीडर ऑफ PMLN, उनका जो है बिल्कुल ये इस वक्त उनकी तरजीह है कि किसी भी तरीके से वो ख़बरों में रहें। और जब सेनेट के इलेक्शंस होते हैं या जो है हम हुकूमत की तरफ या इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, तब तक वो रेलिवेंट रहे। तो वो ये चीज़ें करते रहेंगे। एक दिन तहरीक इंसाफ चलाएंगे, एक दिन तक़द्दुस के बारे में चलाएंगे, एक दिन वो वैसे ही चला देंगे कि चले जी और कुछ नहीं है तो ये और इश्यूज़ के ऊपर चला देंगे। तो हमें ये समझना होगा, जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा, अगर वो जेल भी चले जाते हैं तो उन्हें पता है ये बात कि उनको सिंपैथी वोट मिलेगा। और मैं शायद इफ्तिखार साहब से एग्री ना करूं, मेरे ख्याल में नून लीग के अलावा अभी तक पंजाब के अंदर कोई ऐसी पोटेंट फोर्स मुझे नहीं नजर आ रही। शायद तहरीक इंसाफ कुछ सीटें ले जाए। जी इफ्तिखार साहब आप हमारे साथ ही हैं, जैदी साहब बात कर रहे हैं। तो मुझे यही है कि नून लीग के पास उनको पता है कि खासा चांस है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के ऊपर खासे सवालात हैं। और सिंध के अंदर ठीक है वो उनको क्योंकि कोई चैलेंज नहीं है, हो सकता है सिंध में दोबारा वो हुकूमत अपनी बना लें। लेकिन जो पंजाब में हमने हशर देखा है उनका, उसके बाद भी अगर जरदारी साहब कुछ कर जाएंगे तो वो मुआवजा ही होगा। इमरान खान हैज़ अ चांस। इमरान खान क्योंकि अब कोर्ट ने भी उन्हें क्लियर कर दिया है, वो पूरी फोर्स के साथ जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो तमाम सूबों के अंदर एक एंटा इस्टेब्लिशमेंट फीलिंग कह लें आप उसे, नवाज शरीफ के हक़ में एक फीलिंग कह लें, कम से कम पंजाब की हद तक, अगर GT रोड को जो उनके मार्च को हम देख लें, तो मुझे ये लगता है कि बहुत
बड़ा चैलेंज नहीं होगा नून लीग के लिए अगर वो इसी तरीके से चलते रहे तो। ओके, पॉइंट नोटेड। यहाँ पर खालिद फारूक साहब आप फरमाइएगा, जिस किस्म की हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, क्या सियासी सूरत हाल इस बात को अफोर्ड कर सकती है कि कोई नई तहरीक चलाई जाए इस सिक्योरिटी की सिचुएशन में? देखिए, वो जो सियासी जमातें हैं हमारे मुल्क में, बदकिस्मती से उनका सिक्योरिटी के हवाले से कोई कमिटमेंट कोई नहीं है, ना वो बॉदर करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सिर्फ उसमें पॉइंट्स गेन करते हैं कि जहां उनको ग्राउंड कमज़ोर आती है वो कहते हैं उसे हम जितना मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहें वो ले सकते हैं, वो लें। वो ये नहीं बॉदर करते कि उसका मुल्क की पॉलिसी पे, उसके मुल्क के कल्चर पे, उस पर ओवरऑल क्या सिचुएशन पे क्या असर पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर ये अभी रिसेंटली आपने देखा है एक धरना रिसेंटली हुआ रिलीजियस जमात की तरह ग्रुप की तरफ से जी। तो बिसाइड के वो पॉइंट क्या था या था गलत था सही, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता, लेकिन जिसमें जिस तरह वो आपने पैरालाइज किया है उसमें ये नहीं कि ये इन फेवर ऑफ किसी स्पेसिफिक के जिन नून लीग की फेवर की बात कर रहा हूँ। बात ये है कोई भी गवर्नमेंट हो, आप कोई किसी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या एक रिलीजियस ग्रुप या किसी भी ग्रुप को जो किसी बुनियाद पे हो, आप कैपिटल सिटी पैरालाइज करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ जो पॉइंट आता है कि उसमें जितनी मुखालिफ जमातें होती हैं वो सारे उसमें शामिल हो जाते हैं अपना पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की। ये नेशनल कैरेक्टर नहीं है। ये नेशनल कैरेक्टर जो है जब अगर ये बनाएंगे तो आप इस पे चीजें बेहतर नहीं कर सकेंगे। खालिद फारूक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। मुबशिर जैदी साहब, मतीउल्लाह जान साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। I'll see you coming week.